जी, तो इस टेक्स्ट को हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट, और इस एंकर के पीछे जो लिंक लगा हुआ है, यानी इस पे क्लिक करने से जो लिंक खुलेगा ना, उस लिंक को हम बोलते हैं बैक लिंक। यानी एंकर की बैक पे एंकर के पीछे जो लिंक छुपा हुआ है, उसे बोलेंगे वो बैक लिंक। अच्छा, अब यहाँ पे जो एंकर टेक्स्ट है उसकी 3 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ये टाइप्स आपकी सिर्फ डिस्कशन के लिए, मतलब कि वेंडर से आप बातचीत करते हैं या क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उस दौरान आपके ये नॉलेज में चीजें होनी चाहिए। वरना इनका जो प्रॉपर इस्तेमाल है एंकर की जो टाइप्स है, ये इस्तेमाल प्रॉपर एसईओ के अंदर होता है, मुकम्मल एसईओ के अंदर। जीबीओबी में इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना वेंडर के साथ या क्लाइंट के साथ, तो वो बात का टर्म्स यूज करता है, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये बता दूं मैं आपको, ताकि आपके नॉलेज में हो। तो ये जो एंकर की हम बात कर रहे हैं, ये जो सामने टेक्स्ट शो हो रहा है हमें, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसे कहते हैं ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। ब्रांडेड, ब्रांड सा ब्रांड होता है ना, पेप्सी एक ब्रांड है, कोका कोला एक ब्रांड है, इस तरह शी वॉन्ट डॉट कॉम भी एक ब्रांड है, मतलब ये कंपनी का नेम है ना, तो ये ब्रांड नेम हो गया। तो जब हम ये कहते हैं कि जो कंपनी का नेम है या जो वेबसाइट का नेम है, उसी को एंकर बना दे, यानी वो लिख के उसके पीछे लिंक लगा दे, तो ऐसे एंकर टेक्स्ट को हम बोलते हैं ये ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। इस तरह आप मिसाल ले सकते हैं कि फर्ज करें मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, और आर्टिकल लिखने के दौरान मैंने क्या किया, जहां पेप्सी का वर्ड आया ना, मैंने पेप्सी के पीछे उसका पेप्सी की वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब पेप्सी चूंकि एक ब्रांड है, और पेप्सी ये जो एंकर एंकर क्या हो गया, पेप्सी एंकर हो गया ना, तो अब ये जो एंकर टेक्स्ट हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ये ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। ये कंपनी का जो नेम था, उसी को हमने एंकर बना दिया, तो इसको बोलते हैं ये ब्रांडेड एंकर। कीवर्ड और चीज है, वो आगे बात की बात है। ये फिलहाल हम सिर्फ एंकर की बात कर रहे हैं कि जिस चीज के पीछे लिंक लगाना। बास का लोग क्या करते हैं, अपने कीवर्ड को ही अपना एंकर बना देते हैं। ये होता है बास का कि जो मेन कीवर्ड होता है उसी को एंकर बना देते हैं। तो बास का ऐसा नहीं भी होता, कीवर्ड कुछ और होता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि कीवर्ड कुछ और होता है और एंकर कुछ और होता है, दोनों में हम डिफरेंस रखते हैं। बहरहाल, तो पहले फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गई कि अगर ब्रांड जो नेम है उसके पीछे लिंक लगा दिया जाए तो उसको बोलेंगे ये ब्रांडेड एंकर। अच्छा, अब नंबर 2 टाइप है इसकी जी, जेनेरिक। जेनेरिक से मतलब जनरल। आपने देखोगे बास का आर्टिकल्स लिखे होते हैं और वहां पे लिखा होता है जी के रीड मोर, लर्न मोर, क्लिक हेयर। जब उसे हम क्लिक करते हैं तो नई साइट खुल जाती है। ऐसे ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है वो एंकर है, और उसके पीछे लिंक लगा हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो क्लिक हेयर है, लर्न मोर है, या रीड मोर है, जो इस तरह के एंकर्स हैं, ये चूंकि जनरल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको बोलेंगे ये जेनेरिक एंकर टेक्स्ट है। नहीं, क्या बोलेंगे, ये जेनेरिक। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी आ गई, ब्रांडेड एंकर्स, और नंबर 2 हमारे पास कौन सी होगी, जेनेरिक एंकर्स। अच्छा, नंबर 3 जो है वो टाइप, उसे कहते हैं नेकेड एंकर टेक्स्ट। नेकेड से मुराद क्या है, अनकवर्ड। अब देखिए, जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस वक्त आपके सामने जो एंकर नजर आ रहा है आपको, वो एंकर क्या है, shewant.com, ये एंकर है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि इस एंकर के पीछे लिंक क्या लगा हुआ है, अगर मैं उस लिंक को पता लगाना चाहता हूं कि क्या लिंक लगा हुआ है, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको ओपन इन न्यू टैब कर लें, और अब देखेंगे यहाँ पे नई टैब के अंदर जो चीज खुल गई है, इसे कहते हैं उसका यूआरएल। ये क्या है, यूआरएल। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो shewant.com के पीछे लिंक क्या लगा हुआ है, वो ये लिंक लगा हुआ है। पूरा लिंक ये है, https: आगे 2 स्लैशेस और आगे क्या लिखा हुआ है, shewant.com। एंकर क्या था, सिर्फ shewant.com, और उसके पीछे जो बैकलिंक लगा हुआ वो कौन सा है, https: आगे shewant.com। तो क्या दोनों सेम है, फ्रंट पे कुछ और है और बैक पे कुछ और है, फर्क आ गया ना इसके अंदर। तो अगर ऐसा फर्क है तो फिर तो एक अलग चीज होगी। लेकिन अगर मैं इस पूरे को उठा के मैं इसे कॉपी करता, और कॉपी करके जहां पे मेरा ये एंकर लगा हुआ है, मैं इसकी जगह ये पूरा एंकर वो लगा देता, कौन सा वाला, https: इसका मतलब क्या है कि जो सामने नजर आ रहा है वही पीछे है।
अगर ऐसा एंकर टेक्स्ट हो कि जो लिंक लगाया हुआ है वही लिंक उसी को हम एंकर बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये नेकेड एंकर टेक्स्ट। नेकेड से मुराद अनकवर्ड, जिसके जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इस केस में क्या है, लिंक क्या है, HTTPS वाला है और उसके ऊपर कवरिंग किसकी हुई हुई है, she1.com। she1.com ने उसको छुपाया हुआ है पिछले लिंक को। लेकिन जब छुपाया नहीं होगा, जो पीछे लिंक लगा हुआ है वही सामने नजर आ रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ये नेकेड एंकर टेक्स्ट। ठीक, तो तीन टाइप्स हमारे पास है। फर्स्ट टाइप कौन सी थी, ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। नंबर 2 क्या है, जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। और नंबर 3 है नेकेड एंकर टेक्स्ट। और ये तीनों टाइप जो है ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है GPO में नहीं प्रॉपरली आप करेंगे, लेकिन जब SEO हम करते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल वहां पे आता है। ओके, अब ये तुम्हारी एंकर्स की बात होगी। उसके बाद इस एंकर के पीछे जो लिंक लगा हुआ है, मैंने भी बताया, उसका नाम होता है बैकलिंक। अच्छा, अब इसके पीछे लिंक क्या लगा हुआ है, उसका एक तरीका तो हमने ये निकाला था कि राइट क्लिक किया तो ये लिंक लगा हुआ है जी, पता चल गया हमें। दूसरा तरीका उसको पहचानने का ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे, पहले हमने यहाँ क्लिक किया था ना, आप जरा यहाँ क्लिक कर लें इंस्पेक्ट के ऊपर। इंस्पेक्ट पे जब क्लिक करेंगे ना, साथ एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी आपके पास, और यहाँ देखें ये एक पट्टी हाईलाइट हुई हुई है और इस पट्टी में लिखा हुआ है HTTPS:/ आगे क्या लिखा हुआ है, she1. यानी इस एंकर के पीछे ये लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को हम बोलेंगे ये बैक लिंक है। इसे क्या बोलेंगे ये। अच्छा, अब इस बैक लिंक की दो टाइप्स हैं, मेन दो टाइप्स इसकी हैं जिनको हमने पहचानना है और डिफरेंशिएट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जी डू फॉलो और दूसरी होती है नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक, ठीक है जी। अच्छा, अब इस एंकर के पीछे ये जो लिंक लगा हुआ है, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, ये पता कैसे लगाया जाए, ये पहचाना कैसे जाए। पहले बताऊंगा कि पहचान कैसे करें, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका फायदा क्या होता है, नो फॉलो का क्या मकासद है और डू फॉलो के क्या मकासद है। अच्छा, पहचान करने का तरीका सिर्फ एक ही है। जब इस पे हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था तो ये चीज खुल गई थी। अब हमने ये देखना है, अब हमने देखना है ये जो पट्टी हमारे पास आई थी, इस पट्टी में इस लिंक से पहले या इस लिंक के बाद में कहीं भी, इस पूरी पट्टी पे कहीं भी अगर नो फॉलो लिखा हुआ हो, यहाँ लिंक लिखा हुआ है ना, इस पट्टी में, इस लाइन के अंदर, इस लिंक से आगे या इस लिंक से पीछे कहीं भी अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लिंक नो फॉलो है। लेकिन अगर नो फॉलो ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हमने ये समझ आना है कि लिंक कौन सा है, ये डू फॉलो। ये बात समझ आ गई। अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो फिर ये नो फॉलो है, अगर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ तो फिर ये डू फॉलो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनके कुछ मैसेजेस यहाँ पे चैट में आए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को प्रॉपर्ली जरा एक दफा हम सुन लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 8:30 पे लेक्चर को वाइंड अप करके, तो फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह। या जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके सवाल भी हो जाएंगे और जो ऑनलाइन है आपके भी हो जाएंगे। फिलहाल कोशिश करें कि लेक्चर पे फोकस करें, क्योंकि बात का ऐसा होता है हमारे ज़हन में सवाल आता है, हम सवाल पूछते हैं ना, तो अगली बात एक्चुअली वही आने वाली होती है, मतलब मैंने भी वो चीज़ बतानी है, अब पहले वो सवाल कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा टाइम ज़रा थोड़ा सा वेस्ट हो रहा होता है। तो कोशिश करनी है आपने क्वेश्चन जितने भी होंगे उसका हिंट कहीं कॉपी पे नोट कर लिया करें, तो एट द एंड जो है ना क्वेश्चन आंसर कर लिया। आपकी असाइनमेंट शीट जो है, जो ऑफलाइन यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो असाइनमेंट पेपर जो आपके हैं वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो आपने जाने से पहले वो अपनी शीट कलेक्ट करके जानी है। वहाँ पे आपको बताया गया कि आपने किस दिन कौन सा काम करके आना है, कितना काम करना है आपने, वो तमाम जो असाइनमेंट्स हैं वो आपकी वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, जाने से पहले आपने याद से वो कलेक्ट कर देनी है। सपोर्ट टीम के जो मेंबरान है यहाँ पे आ जाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको वो जो शीट है असाइनमेंट वाली, वो आपको आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको सेंड कर दी जाएगी या इमेज की फॉर्म में आपको सेंड कर दी जाएगी। उसको देख के आप प्लान कर सकते हैं कि हमने किस दिन कौन सा काम करना है। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी ये जो बैकलिंक है, मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर नो फॉलो लिखा हो तो नो फॉलो, ना लिखा हो तो डू फॉलो। अच्छा, अब ये तो पहचान होगी, पहचान हमने कर ली कि डू फॉलो नो फॉलो कैसे पहचानना है। अगली बात अब ये है कि अब डू फॉलो नो फॉलो का फायदा क्या है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जब कोई बंदा ये आर्टिकल पढ़ने वाला, कोई रीडर, जब इस पे क्लिक करता है और मेरी साइट पे जाता है, तो गूगल ये समझती है कि न्यूज डेली आर्टिकल्स ने मेरी साइट यानी she1.com की सिफारिश की।
अब जितनी हम गेस्ट पोस्टें लगाते हैं उतने लिंक्स लगे होते हैं और उतनी सिफारिश इकट्ठी हो जाती है हमारी। अच्छा, अब ये जो सिफारिश है, इस सिफारिश की दो टाइप्स हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। अच्छा, अब एक बात तो क्लियर है कि जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, चाहे ये लिंक नो फॉलो हो चाहे डू फॉलो हो, जब कोई बंदा क्लिक करेगा ना तो ये साइट खुल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गेस्ट पोस्ट का जो सबसे पहला मकसद है वो क्या है कि जब हम गेस्ट पोस्ट लगाते हैं और लोग उसको आके पढ़ते हैं, वहां पे क्लिक करके हमारी साइट पे आते हैं, तो हमारी साइट पे ट्रैफिक आती है, और ट्रैफिक आने से क्या होता है, हमारी सेल्स बढ़ती है, और सेल्स बढ़ने से क्या होता है, हमारे पैसे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे लिंक ये डू फॉलो हो चाहे नो फॉलो हो, ट्रैफिक तो आनी ही आनी है। अब जो मेन फर्क है वो सिफारिश का आना है। अब देखिए जरा बात समझिए, अल्फाज में जरा गौर करना आपने। एक लिंक है नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या है कि फॉलो ना करो, फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लिंक नो फॉलो होगा तो जब कोई बंदा क्लिक करके मेरी साइट पे आएगा तो ट्रैफिक तो आ जाएगी, वो बंदा तो पहुंच गया मेरी साइट पे। लेकिन इस वेबसाइट ने गूगल को कहा है कि बंदा तो पहुंच गया है लेकिन मैंने सिफारिश नहीं की इसकी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो नो फॉलो का मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक तो मिल गई है लेकिन सिफारिश नहीं मिली। जब सिफारिश नहीं मिलेगी तो क्या ये लिंक हमारी साइट को गूगल में ऊपर रैंक करने में हेल्प करेगा? हमने कल बात की थी कि सिफारिशें मिलेगी तो हम रैंक करेंगे, वरना रैंक करना हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज, जो नो फॉलो लिंक होता है वो हमें सिर्फ ट्रैफिक देता है वेबसाइट से, वो हमें सिफारिश या हमें अथॉरिटी या पावर ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, एक फायदा हो गया ना। लेकिन जब ये डू फॉलो लिंक होगा, अब उसकी तरफ आते हैं। अब डू फॉलो से मुराद क्या है? देखिए, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि जब भी इंग्लिश में डू का वर्ड पहले आ जाए ना, शुरू में आ जाए, तो उसके दो मकासद होते हैं। या तो क्वेश्चन हमको कर रहे होते हैं, या फिर उस पर कुछ किसी बात पे जोर दे रहे होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ अगर आपसे फॉलो मी, तो उसका मतलब है मुझे फॉलो करो। और मैं कहता हूँ डू फॉलो मी, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जरूर फॉलो करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब यहाँ पे डू फॉलो, तो डू पहले आ गया, इसका मतलब क्या है कि उस पर जोर दिया जा रहा है कि डू फॉलो, इसको फॉलो करो। यानी अगर ये लिंक डू फॉलो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम गूगल से ये कह रही है कि मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमाए। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर ये लिंक डू फॉलो है तो इसका मतलब सिफारिश कर रही है साइट। अगर ये लिंक नो फॉलो है, इसका मतलब क्या है कि सिफारिश नहीं कर रही। अब यहां से फर्क मेन हमें क्या समझ आया? नो फॉलो लिंक अगर हो तो सिफारिश नहीं मिलती, सिर्फ ट्रैफिक मिलती है। और अगर डू फॉलो लिंक हो तो सिफारिश भी मिलती है और ट्रैफिक भी मिलती है। यानी डायरेक्ट भी ट्रैफिक आएगी, और जब हमारी साइट रैंक कर जाएगी सिफारिश की वजह से, तो वहां से फिर दोबारा ट्रैफिक आएगा। डबल फायदा हो गया। तो मुझे बताएं बेहतर लिंक कौन सा होगा, डू फॉलो के नो फॉलो? और क्लाइंट कौन सा लिंक डिमांड करेगा? अब सवाल फिर ये ज़हन में आ गया कि अगर डू फॉलो लिंक ही इंपॉर्टेंट है तो नो फॉलो के होने की क्या रीजन है? लोग नो फॉलो क्यों लगवाते हैं, या इसकी इसके इसके वजूद की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, नो फॉलो लिंक की दो लॉजिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई इसके और भी मकासद हैं, लेकिन मेन जो दो लॉजिक हमारे लिहाज से वो दो हैं। फर्स्ट लॉजिक ये है कि गूगल जो है, मैंने कल आपसे बात की थी, गूगल हमेशा हमारी जो रूटीन लाइफ के मामलात है उसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। मैं बार बार ये एग्जांपल दूंगा आपको ये वाली। अच्छा, मुझे बताएं रूटीन लाइफ के अंदर क्या होता है कि ऐसी सिफारिश ज्यादा अच्छी होती है जो पैसे दे के करवाई जाए, या ऐसी अच्छी होती है जो पैसे दिए बगैर हो जाए? जो पैसे दे के करवाई जाए वो तो रिश्वत हो जाएगी ना फिर। क्या ख्याल है? और जो पैसों के बगैर करवाएंगे वो असल सिफारिश होगी ना। वो उसको मुआशरा उसको जरा इतराज नहीं करेगा उसके ऊपर। पैसे दे के करवाएंगे वो तो रिश्वत होगी फिर। इसका मतलब क्या होगा, अच्छी सिफारिश कौन सी है? जो पैसे दिए बगैर करवाई जाए। अच्छा, आप पैसे दिए बगैर सिफारिश अगर करवानी है, तो मुझे बताएं, फर्ज करें मैं मैंने जॉब लेनी है कहीं, मेरी सिफारिश कौन करेगा? मतलब कोई बंदा मेरी सिफारिश क्यों करेगा? या तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और बड़ा अजीज अजीज है, तो मेरी सिफारिश वो कर देगा। या नंबर टू एक और ये भी होगा कि मेरा अजीज नहीं है, लेकिन उसे पता है कि यार मैं बड़ा काबिल इंसान हूँ, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, उसे 100% यकीन है, तो अगले बंदे से कहेगा ये बंदा बड़ा काबिल है, ये आपको फायदा पहुंचाएगा, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर पैसों के बगैर सिफारिश लेनी, फिर दो ही तरीके होते हैं। या तो बंदा आपका जानने वाला हो, क्लोज हो आपके, या नंबर टू क्या है, वो उसको आपकी काबिलियत पे एतबार हो। अब यही बात यहाँ पे है, गूगल ये कहती है कि आप किसी
वेबसाइट को पैसे दे के उससे सिफारिश ना लें, यानी किसी वेबसाइट को पैसे दे के उस पे गेस्ट पोस्ट ना लगवाएं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि पैसे दिए बगैर कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता ही नहीं है, किसी को हमारी काबिलियत पे यकीन ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर नॉर्मली 99% जो गेस्ट पोस्टें लगती हैं वो पैसे दे के लगती हैं। ठीक है? अब गूगल इसको माइंड करती है, गूगल कहते हैं नहीं ये काम अच्छा नहीं है। अगर गूगल को पता चल जाए कि ये काम पैसे देके करवाया गया है, तो गूगल आपकी साइट को पेनलाइज़ भी कर सकती है। उस पे एक पेनल्टी पड़ सकती है आपको। अच्छा अब क्या होता है? अब फर्ज़ करें मैंने 100 गेस्ट पोस्टें लगवानी है। अगर मैं 100 गेस्ट पोस्टें लगवाऊँ और 100 की 100 मैंने पैसे देके लगवानी है गेस्ट पोस्टें, तो मुझे 100 के 100 डू फॉलो लिंक मिलेंगे। अब मुझे 100 डू फॉलो लिंक मिलेंगे, तो गूगल को पक्का यकीन हो जाएगा, पक्का शक होगा उसको कि क्या भला इस बंदे ने 100 गेस्ट पोस्टें लगाई हैं, सबने इसको डू फॉलो दे दिया है। सबके सभी इसके पक्के सिफारिशी हैं। तो ऐसी सूरत-हाल में क्या होगा, गूगल को डाउट हो जाएगा और वो हमारी साइट को जब एनालाइज़ करेगी, तो हमारी साइट जो है वो उस पे पेनल्टी पड़ सकती है, वो पेनलाइज़ हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पेनल्टी से बचने के लिए थोड़ा-सा मिक्स काम करते हैं। अगर मैंने 100 गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं ना, पैसे दे के लगवाई हैं, हम क्या करेंगे 70-80 जो है ना वो डू फॉलो लिंक्स लगवा लेंगे और 20-25 लगवा लेंगे नो फॉलो लिंक्स। ताकि गूगल को ये लगे कि इस बंदे की वाक़फ़ियत इतनी है कि लोग खुद से लिंक दे रहे हैं, कोई डू फॉलो दे रहा है, कोई नो फॉलो दे रहा है। ये बंदा पैसे दे के लिंक नहीं लगवा रहा। तो नो फॉलो लिंक का जो पहला मकसद है लगवाने का वो क्या होता है? एक तो गूगल के शक से बचना है, ठीक है ना? अच्छा नंबर 2 चीज़ क्या होती है कि अब जो नो फॉलो लिंक है, इसका एक और रीज़न क्या है? जो बड़ी-बड़ी साइटें होती हैं, जिनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, अथॉरिटी मतलब पावर, जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जो जायंट्स हैं, मतलब कौन-कौन से, इस तरह आपने शायद नाम सुना होगा फोर्ब्स का, बिज़नेस इनसाइडर है, इसके अलावा ब्लूमबर्ग है, ठीक है ना? सीएनएन है, जिस तरह ये बड़ी साइटें हैं। तो अब ये जो साइटें हैं, इन साइटों की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? ऐसी साइटों पे मंथली बेसिस पे करोड़ों ट्रैफ़िक आ रही होती है, ठीक हो गया? अब ऐसी साइटें हमें कभी भी डू फॉलो लिंक नहीं देती। क्यों? क्यों नहीं देती? देखिए, जब हम किसी बंदे की सिफ़ारिश करते हैं ना, उस बंदे का काम हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन अगर वो बंदा खराब निकल आए, तो जो बंदा उसकी सिफ़ारिश करता है उसकी अपनी रेपुटेशन खराब होती है ना। फ़र्ज़ करें मैंने किसी बंदे से कहा जी इस बंदे को जॉब दे दें, तो बंदा आगे से डाकू निकल आया, उसने डकैती मारी और भाग गया। तो उसकी तो रेपुटेशन खराब हुई हुई, लेकिन जिस बंदे ने उसकी सिफ़ारिश की थी, उसकी भी रेपुटेशन खराब हो गई ना। सेम पैटर्न गूगल के अंदर भी है। एक अच्छी साइट है, अगर वो किसी खराब साइट की सिफ़ारिश कर दे, तो क्या होता है, गूगल ये समझती है इसने खराब बंदे की सिफ़ारिश की है, तो अच्छी साइट की अपनी पावर थोड़ी-सी कम हो जाती है। यानी सिफ़ारिश करने वाला थोड़ा-सा रिस्क पे आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सिफ़ारिश करना से इतना सेफ नहीं होता फिर। तो जो बड़ी साइटें हैं, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने किसी की सिफ़ारिश नहीं करनी। वो कहते हैं अगर आपने लिंक लेना है, तो हमेशा आपको नो फॉलो लिंक देंगे, कभी आपको डू फॉलो लिंक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़ी साइट फोर्ब्स है, वो हमारी किसी हल्की-फुल्की साइट को या किसी गैम्बलिंग की, कैसीनो की साइट जहाँ जुआ चल रहा है, ऐसी साइटों को रेफर कर दे, इनकी सिफारिश कर दे, तो क्या होगा? उनका तो काम बन जाएगा, लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? फोर्ब्स को होगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अपनी खराब हो गई। तो ऐसी सूरत-हाल में जब इन पे हम लिंक्स लगवाते हैं, गेस्ट पोस्टर लगवाते हैं, ये बड़ी साइटें हमें कभी भी डू फॉलो लिंक नहीं देती हैं। ये कहती हैं मिलेगा तो आपको नो फॉलो मिलेगा, ताकि हम सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन जो ट्रैफिक आपको जानी है वो चली जाएगी। अब ऐसी साइटों पे नो फॉलो लिंक भी हँस के लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें 1 करोड़ ट्रैफ़िक है उसकी मंथली, उसमें से हमें 1% ट्रैफ़िक मिल जाए, तो कितनी बनती है? 1 लाख। अच्छा 0.1% मिल जाए, 1000। अब जिस वेबसाइट की ट्रैफ़िक मंथली 1000 होती है ना, वो अच्छी साइट होती है। वो हल्की साइट नहीं होती, वो अच्छी होती है। उसका मतलब ये हुआ कि जब इतनी अच्छी साइट पे हमें अगर नो फॉलो भी मिल जाएगा, तो हमारा ट्रैफ़िक वाला मकसद जो है कम से कम वो पूरा हो जाएगा। उसी से हमारे पैसे पूरे हो जाएँगे। और जो नो फॉलो लिंक मिलता है, कितने का मिलता है? $8,000 का, $10,000 का। मतलब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट कोई 25-30 लाख रुपए का एक नो फॉलो लिंक। वो लोग लगवाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो एक नो फॉलो लिंक लगवा के इतनी ट्रैफिक कैप्चर कर लेते हैं कि उनको वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं उससे। ठीक है ना? तो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। बट नो फॉलो लिंक जो है, मैंने बता दिया इसके 2 मेन चीज़ें हैं, हम मिक्स करके लगवाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट था, उसने जो गेस्ट पोस्टर लगवाई हैं, अभी मज़ीद वो लगवाना चाह रहा है। मैं अभी ग्रुप ए में ज़िक्र कर रहा था, डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस का नाम शायद सुना हो किसी ने। आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं ना, उनके अंदर ऐप होती है डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस। डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस जो है ना, उसने वो जो कंपनी है उसके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया है।
अभी वो इन टच है, अभी मजीद भी काम करवाना चाह रहे हैं। उनकी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग मैंने की है। अब उनकी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग मैंने की, तो मैंने उनको जो साइटें सेंड की, उसमें कई साइटें ऐसी थी जिनके ऊपर डू फॉलो लिंक अलाउड था, कुछ पे नो फॉलो था। मैंने वो भी सेंड कर दी, मैं इस पे नो फॉलो है, क्योंकि अक्सर लोग ना नो फॉलो देख के उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो बड़ी कंपनी, से पता था नो फॉलो की भी इंपॉर्टेंस है। उसने कहा थी कि मैं इतने डू फॉलो लगवाऊंगी और इतने जो है मैंने नो फॉलो लगवाऊंगी। उन्होंने जानबूझ के वो साइटें सेलेक्ट की जिन पे नो फॉलो लिंक मिल रहा था, तो कुछ उन्होंने डू फॉलो लगवाए, कुछ नो फॉलो लगवाए, ताकि दोनों मिक्स होकर जब जाएंगे तो इसकी जो एक वैल्यू है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। बहरहाल, तो यहाँ पे सजी मोहम्मद मुसब रियाज साहब ने हैंड रेस की है। सारे क्वेश्चन सारे आपके जो है ना वो एंड पे होंगे इंशाल्लाह। सारी बातचीत लास्ट में करेंगे आपके साथ। ओके जी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? डू फॉलो नो फॉलो का फर्क समझ आ गया, पहचान कैसे करनी है वो समझ आ गया, नो फॉलो क्यों लगवाते हैं वो मैंने बात आपको बता दी है। अच्छा, अब जो बात है हमारी, अब ये सारी बातें हमारी यहाँ पे खत्म हो गई हैं। अब हमने जो मेन बात है वो उसकी तरफ आना है, जो हमारा काम है, जो प्रैक्टिकली हमने चीजें करनी है उसकी तरफ आते हैं। अब देखें, मैंने कल आपसे कहा था कि जब हमने काम करना है, जीबी यूबी करना है, तो हमें पहले वेंडर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। हमारे पास स्टॉक होगा तो हम क्लाइंट्स को कुछ प्रोवाइड कर सकेंगे ना। तो हमने पहले अच्छी अच्छी साइटें ढूंढनी है। अच्छी साइटें वो ढूंढनी है जो गेस्ट पोस्टें एक्सेप्ट करती होंगी, क्योंकि हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ को मनाना पड़ता है। उस खुद ही कहते हैं ठीक है जी लगाएं, लाइक पैसे इतने पैसे दें, गेस्ट पोस्ट लगा लें, कोई इशू नहीं। तो हमने अच्छी अच्छी वो साइटें ढूंढनी है जो गेस्ट पोस्टें एक्सेप्ट करती हैं। उनसे हमने बार्गेनिंग करनी है, डील्स करनी है, अपने पास एक रिकॉर्ड बना लेना है कि फलां साइट इतने पैसे, इतने पैसों में गेस्ट पोस्ट लगा रही है, फलां साइट इतने में लगा रही है, फलां इतने में लगा रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब लिस्ट हमारी बन जाएगी ना, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा उसको वो लिस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। अब ये पैटर्न होगा। अब इस सारे प्रोसेस में जो सबसे पहला काम है वो क्या है, कि हमने अच्छी अच्छी जो वेंडर साइटें हैं वो ढूंढनी है। वेंडर साइटों से क्या मुराद है, आपको याद है कि भूल गए? जिन साइटों पे हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है उसे क्या बोलेंगे, वो वेंडर साइट। तो हमने अब अच्छी अच्छी वेंडर साइटें ढूंढनी है। अच्छा, अच्छी वेंडर साइटों से मुराद क्या है, मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन वो ढूंढनी कैसे है, तो उसकी तरफ आते हैं। आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपने देखिए, जिस तरह मैंने अभी ग्रुप ए के लिए मैंने ये चीज अभी कीवर्ड लिखा था, राइट फॉर अस, और अगर मैं लिख दिया हेल्थ, राइट फॉर अस हेल्थ, इसे कहते हैं सर्च कीवर्ड। जो भी कीवर्ड हम लिख के सर्च करते हैं ना, इसे बोलते हैं ये सर्च कीवर्ड है। मैंने, मुझे फर्ज करें मुझे हेल्थ की साइटें चाहिए। अब जरा ये बात क्लैरिफाई कर लीजिएगा, जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी मेन दो कैटेगरीज हैं। हमारे लिहाज से उसको दो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक साइट्स ऐसी होती हैं जो कि जिनको हम कहते हैं जनरल साइटें, जनरल साइट्स, और दूसरी होती हैं प्योर निश साइट्स। जनरल साइट्स, और नंबर टू क्या है, प्योर निश साइट्स। अगर मैं ये साइट आपके सामने ओपन करूं दोबारा से और आपको दिखाऊं, इस साइट में देखें, इस साइट के अंदर बिजनेस से मुतल्लिक भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं, एजुकेशन से मुतल्लिक भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं, एंटरटेनमेंट, फैशन, हेल्थ, लाइफ, टेक। इसका मतलब यह है तकरीबन तकरीबन इसने हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो ऐसी वेबसाइट जो कि हर टॉपिक को कवर कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं ये जनरल वेबसाइट। ठीक है जी। अब अगर मैं आपके सामने एक साइट और ओपन करता हूं, अब ये वेबसाइट जो है, अब ये देख लें, वेब मेंजा के नाम से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में देखें गेमिंग, टेक, इंटरनेट, उसके बाद टिप्स, रिव्यूज, पीसी, इन तमाम चीजों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ है। मतलब कैटेगरीज तो है इसके अंदर, लेकिन ये तमाम कैटेगरी किससे मुतलका है, टेक से मुतलका है। तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर एक ही टॉपिक से मुतलका आर्टिकल्स या कैटेगरीज बनी हो, उसको हम बोलेंगे ये उस निश, उस कैटेगरी की, ये उस टॉपिक की प्योर निश साइट। निश से मुराद है कैटेगरी। तो बोलोगे इसे क्या बोलूंगा मैं, ये टेक्नोलॉजी की प्योर निश साइट। बात समझ आ गई? एक ऐसी वेबसाइट जो कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है, उसे बोलेंगे वो जनरल वेबसाइट। और ऐसी वेबसाइट जो कि एक ही टॉपिक के मुख्तलिफ आगे, एक ही कैटेगरी के मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर रही हो, उसे क्या बोलेंगे, ये प्योर निश साइट है। जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट और एग्जांपल ले लेते हैं, द हेल्थ केयर ब्लॉग। ये एक वेबसाइट है, इसमें देखें, इसमें वेबसाइट के अंदर देखें, यहाँ जो पहला पेज बना हुआ है कौन सा है, हेल्थ पॉलिसी।
अगला कौन सा है मेडिकल प्रैक्टिस, अगला कौन सा है हेल्थ केयर बिजनेस, अगला कौन सा है द हेल्थ केयर ब्लॉग गैंग, इनका गैंग है कोई। अब यहाँ देखिए तमाम जो पेजेस बने हुए हैं वो सारे के सारे पेजेस किससे मुतल्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल साइट होगी, ये हेल्थ की प्योर निश साइट। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अगर फर्ज करें एक वेबसाइट इसके ऊपर फैशन है, लाइफस्टाइल है, ज्वेलरी है, मेकअप है, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या, वो क्या होगी, वो फैशन की प्योर निश साइट होगी। तो हमने वेबसाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, प्योर निश साइट्स और जनरल साइट्स। अच्छा आप मुझे बताएं, फर्ज करें मैं क्लाइंट हूं और मेरी अपनी साइट हेल्थ की है, तो मुझे बताएं मैं क्या चाहूंगा कि मुझे सिफारिश कहाँ से मिले, किसी प्योर हेल्थ की साइट से मिले या जनरल साइट से मिले, कौन सी ज्यादा अच्छी होगी। देखिए इसको फिर वही आम रूटीन में जरा इसको रिलेट करें कि अगर आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लेनी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो, स्ट्रॉन्ग बंदा, उसकी सिफारिश ज्यादा कारआमद होगी या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी बंदे की करो। यानी जिस डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाह रहे हैं आप, उसी डिपार्टमेंट की सिफारिश अच्छी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर क्लाइंट हेल्थ वाला है तो कोशिश क्या होगी कि उसकी गेस्ट पोस्टिंग कहाँ लगे, हेल्थ की साइड पे लगे। क्लाइंट अगर फैशन वाला है, फैशन की साइड है उसकी, उसकी कोशिश क्या होगी कि फैशन की साइडों पे गेस्ट पोस्टिंग लगाए हो। गूगल हमेशा जो जितनी ज्यादा रेलेवेंट साइट होती है उतनी वो स्ट्रॉन्ग सिफारिश काउंट होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, गूगल के नजदीक जितनी रेलेवेंट साइट होगी उतना सिफारिश क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंट होगी। तो अगर मैं जनरल साइट पे लगा दूंगा तो इतनी रेलेवेंट नहीं है, या अगर मेरी साइट हेल्थ की है और मैं टेक की साइट पे जाके गेस्ट पोस्ट लगा दूं तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो सिफारिश ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं हो। फायदा पहुंचाएगी थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब प्योर हेल्थ पे लगाऊंगा तो फायदा क्या पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा। अब यहाँ एक सवाल और जेहन में आ जाता है कि अगर प्योर निश वाली साइटें ही इंपॉर्टेंट हैं तो फिर जनरल साइटें क्यों बनी है, उनका क्या मकसद है। अब होता यह है कि जो प्योर निश की साइटें होती हैं ये नॉर्मली एक्सपेंसिव होती हैं और इनको इनको फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, इनको तलाश करना थोड़ा मुश्किल होता है, महंगी भी होती हैं, तलाश करना मुश्किल भी होता है। लेकिन जो जनरल साइटें होती हैं उनको तलाश करना आसान भी होता है और उनकी प्राइस भी नॉर्मली क्या होती है, वो कम होती है। तो जिन क्लाइंट्स का बजट तो अच्छा हो ना, उनको पैसे अफोर्ड कर सकते हो, उनकी कोशिश क्या होती है कि मेरी हर गेस्ट पोस्ट कहाँ लगे, प्योर साइट के ऊपर लगे। मेरा क्लाइंट है वो क्लाइंट अभी वर्किंग सैलरी है, पिछले 6 माह से मेरे साथ काम कर रहा है। तो वो गेस्ट पोस्ट लगवाता है, उसका अपना एक मीडिया प्लेयर है, जिस तरह वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, इस तरह उसका अपना एक मीडिया प्लेयर है, उसकी प्रमोशन वो करता है, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू प्रमोट करता है। जो मैकबुक होती है ना, मैकबुक के लिए वो मीडिया प्लेयर है। अब उसकी कंडीशंस क्या है, मतलब क्या जाता है, कहता है जी मुझे एक ऐसी साइटें चाहिए जो टेक्नोलॉजी की हो, ठीक है जी। नंबर टू, टेक्नोलॉजी के अंदर ये उसके अंदर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हो या उसके अंदर मैकबुक वाली कोई कैटेगरी बनी हो। और सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक को उसके अंदर मैकबुक या सॉफ्टवेयर की ऑप्शन हो और उसके बाद उस साइट के ऊपर कोई भी गैम्बलिंग का, कैसीनोस का आर्टिकल ना लगाओ। ये उसकी शराइत है। जितनी भी साइटें मुझे ढूंढ के दे देंगे ना, मैं गैस पोस्टर लगवा लूंगा उसके। तो मैं अब क्या करता हूँ, साइटें ढूंढ के उसे प्रोवाइड करता रहता हूँ, उस पर गैस पोस्टर लगवाता रहता हूँ। लेकिन ऐसी साइटें ढूंढना थोड़ा सा क्या होता है, वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये जो सिफारिश वो इकट्ठी कर रहा है, प्रॉपर तलाश करके अपनी अपनी अपने सॉफ्टवेयर से मुतलका साइटें ढूंढ के वहां गैस पोस्टर लगा रहा है, ये उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं इनका बजट हाई होता है, वो उसको पैसे की परवाह नहीं है, कहता है चाहे $100 की हो, 200 की हो, 500 की हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन साइट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी साइट अच्छी चाहे ना हो, जनरल साइट ही हो जाए, मेरा बजट $5 है, मेरा बजट $10 है, $20 है। जब बजट कम होता है उनका तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जनरल साइटों पे भी आर्टिकल्स लगवा लेते हैं, गुजारा उनका हो जाता है। तो जनरल साइटें जो होती हैं तलाश करना आसान है और नंबर टू ये सस्ती होती है। तो जिन क्लाइंट्स को जरा बजट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो जनरल साइटों पे अपना आर्टिकल लगा, लेकिन वहां कैसे लगवाते हैं। आप फर्ज करें ना, तवज्जो कीजिएगा, अगर फर्ज करें कि मेरी साइट हेल्थ की है, मैं इस पे लगवाना चाहता हूँ गेस्ट पोस्ट, मैं क्या कहूंगा, मैं इस वेंडर से कहूंगा कि ऐसा करो कि इसके अंदर आपकी जो हेल्थ वाली कैटेगरी है ना, इस पेज के अंदर जाके मेरी पोस्ट लगानी है आपने। तो पता लगाई जनरल के अंदर ही है, ये वेबसाइट कौन सी है, जनरल। लेकिन जनरल वेबसाइट का पेज कौन सा है, हेल्थ वाला। तो थोड़ी बहुत रेलेवेंसी पैदा होगी ना। अगर मैं टेक्नोलॉजी की क्लाइंट हूं, मैं मेरी टेक की साइड है, तो क्या करूंगा मैं कहूंगा जी ऐसा करो कि टेक वाले पेज पे जाके मेरी पोस्ट लगाओ, तो रेलेवेंसी पैदा हो जाएगी।
जिससे क्या होगा, जो फायदा मुझे पहुंचना है थोड़ा सा बेहतर फायदा पहुंच जाए। जनरल साइटें कम फायदा पहुंचाती हैं लेकिन ये सस्ती होती हैं। प्योर निश की साइटें जो होती हैं ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। बहरहाल जी, अब हमने करना क्या है, और जो टास्क है वो ये है कि हमने प्योर निश की साइटें ही ढूंढनी है। जनरल साइटें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी आपको, इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। बल्कि आप कभी कभी तंग आ जाएंगे कि हम प्योर ढूंढ रहे हैं, हमें जनरल मिली जा रही है। तो ऐसी सूरत बन जाती है अक्सर का। जी 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 जी। हेल्थ में जी जी। वेट लॉस है लेट्स सपोज, मतलब हाँ जी। देखिए, अगर अगर मेरी वेबसाइट है ना, फर्ज करें मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ जो डाइट से मुतल्लिक है, ठीक है, डाइट से मुतल्लिक है। अब डाइट का ताल्लुक हेल्थ के साथ तो है ना, फूड के साथ भी, हेल्थ के साथ भी है। अब मैं इसकी गेस्ट पोस्ट फूड के ऊपर साइट के पे भी लगा सकता हूँ, हेल्थ पे भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब मेरी साइट जो है ना, फर्ज करें मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू ना ब्लड प्रेशर वाली मशीनें सेल कर रहा हूँ, ब्लड पोस्ट। अब जो ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन होती है, मैं इसकी गेस्ट पोस्ट कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? मैं इसकी गेस्ट पोस्ट हेल्थ की साइड में भी लगा सकता हूँ और मैं इसकी गेस्ट पोस्ट टेक की साइड में भी लगा सकता हूँ। क्यों बोला? ये डिवाइस है, इसमें टेक्नोलॉजी तो है ना इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप जिस तरह की आपकी वेबसाइट है उस पे डिपेंड करता है कि आप किस किस साइट पे लगाएंगे तो आपकी सवारी ज्यादा बेहतर काउंट होगी। तो अक्सर वो क्लाइंट को देख के फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने बताया ना, ये जो मीडिया प्लेयर वाला बंदा है, अब जो सॉफ्टवेयर वाली साइट है ना उस पे लगा देते हैं हम, क्योंकि मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है। या कोई मैक वाली साइट, क्योंकि इसका मेन फोकस है मैक के ऊपर, मैकबुक के ऊपर। तो जो मैक वाली साइटें होती हैं उन पे लगा देते हैं, ठीक है। तो जी, अब बात हम क्या कर रहे थे, हमने राइट फॉर अस लिखा, और राइट फॉर अस लिख के हमने यहाँ पे आगे लिख दिया हेल्थ। हमें हेल्थ की साइटें चाहिए, जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आपके सामने ये साइटें कुछ यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब ये जो साइटें आपके पास सामने शो हो रही हैं, ये देखिए, ये हेल्थ की साइट है, ये हेल्थ की साइट है, ये हेल्थ की साइट नहीं है, ये जनरल साइट होगी। मुझे कैसे पता चला इसका? एक तो मैंने खोल के देखा था इसको, ठीक है। नंबर टू, जिस भी वेबसाइट के नाम में न्यूज या मैगजीन का वर्ड आएगा तो 99% चांसेस ये हैं कि वेबसाइट वो जनरल होगी, ठीक है ना। तो यहां से हम देख के पहचान सकते हैं कि जनरल वेबसाइट है कि प्योर है। अब देखिए, जिसके नाम में हेल्थ का वर्ड आ रहा है वो हेल्थ की साइट होगी। देखिए, +100 years। अब ये थोड़ा सा इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। क्लिनिक स्पॉट्स हेल्थ की होगी। वर्ल्ड ऑफ मेडिकल सेवियर्स हेल्थ की होगी। प्राइम हीलर्स, हीलिंग का ताल्लुक किसके साथ है? हेल्थ के साथ ही है ना। क्रंच बेस, ये जेनेरिक है, ये जनरल साइट होगी। डिजिटल हेल्थ बज, हेल्थ टू स्टाइल, डॉक्टर टू यू, डीप एडवाइसिस। एडवाइस तो किस तरह की हो सकती है, लेकिन ये हेल्थ की साइड है वैसे। डॉक्टर अनस डॉट पी के, ये पाकिस्तानी कोई आ गया जी यहाँ पे। पर बताने का मकसद ये कि नाम देख के भी हमें बात का आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट हेल्थ की है या जनरल है। तो जिस भी वेबसाइट के नाम में न्यूज या मैगजीन का वर्ड आएगा, आपने समझ जाना है कि वेबसाइट वो 99% चांसेस है कि वो जनरल वेबसाइट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है, मैंने आपसे कहा था कि हमने अच्छी अच्छी साइट ढूंढनी है। अब ये साइट अच्छी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा हमें? अब आप कहेंगे ये नंबर 1 पे आ रही है तो अच्छी होनी चाहिए। तो होता यह है कि कोई वेबसाइट अगर नंबर 1 पे आ रही है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वेबसाइट वो अच्छी है। वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है उसके लिए उसके हमें स्टैट्स चेक करने पड़ते हैं। अब उसके जो स्टैट्स है, जो एक्चुअल स्टैट्स है, वो तो गूगल के पास है। देखिए, गूगल का मसला ये है कि गूगल कभी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को वो स्टैट शो नहीं करता। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने इस पे वर्किंग शुरू की और गूगल की तर्ज पे साइटों के स्टैट्स बताना शुरू कर दिए। अब जो सबसे पहले जिसने काम किया ना इस टॉपिक के ऊपर, वो थी मोज, MOZ, मोज। मोज ने सबसे पहले काम शुरू किया और वेबसाइट्स की अथॉरिटी बताने का सिलसिला शुरू किया। अथॉरिटी से मुराद पावर, कि अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं ये वेबसाइट अच्छी है कि नहीं अच्छी, उसका हल क्या है? हम यहाँ क्या करेंगे, इसका जो लिंक है कॉपी करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया, और चले गए हम कहाँ पे, हम चले जाते हैं जी कहाँ पे, कहाँ पे, मोज पे। मोज में चले गए जी, मोज पे जब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे moz.com कहाँ गया जी, ऊपर वैसे ये तो है ही है।
पेंशन वाली पेज है वैसे तो। पे जाएँगे, यहाँ मैंने लॉगिन किया हुआ ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। ये अकाउंट फ्री है। मैं जितने भी टूल्स आपको बताऊँगा आज, ये सारे टूल्स फ्री होंगे, इसमें पैसे नहीं लगेंगे आप, ठीक है ना? इसपे आपने फ्री में अकाउंट बना लेना है। लेकिन मसला ये है कि जब से मैंने स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया है कि इस पे आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और ज़्यादा लोगों ने अकाउंट बनाना शुरू कर दिए हैं, तो ये कुछ मसला करना शुरू हो गया। कभी-कभार ऐसा होता है कि अकाउंट आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अकाउंट बनता ही नहीं है यहाँ पे। उसका हल क्या है? आप वीपीएन लगा लें, वीपीएन ऑन कर लें। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क जो है, वो क्या करता है? वो आपकी लोकेशन को बदल देता है ना। आप पाकिस्तान में बैठ के ब्राउजिंग कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे लोकेशन आपकी शो हो जाएगी अमेरिका की, अफ्रीका की, यूके की, ठीक है ना? आप किसी भी और कंट्री की लोकेशन शो करवा के आप यहाँ पे अकाउंट बनाएं, काफी चांसेस है कि वो बन जाएगा। मतलब आप जो लोग, सब लोग जो बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि कम से कम कोई 70 to 80% लोगों का अकाउंट बन जाएगा इसके ऊपर। जब अकाउंट बन जाएगा फिर तो मसला आपका हल हो गया। आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप इसके होम पेज पे जाएं। होम पेज पे जाके, बल्कि ऐसा करें, यहाँ पे फ्री एसईओ टूल्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है लिंक एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करें। लिंक एक्सप्लोरर के ऊपर फ्री एसईओ टूल्स, आगे लिंक एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेज ओपन होगा। आपने इसके अंदर अपनी वो जो साइट है जिसको चेक करना चाहते हैं उसका लिंक डाल दें इसके अंदर। आगे से राइट फॉर अस वाला जो हिस्सा है ना, वो काट दें और ये करें एनालाइज। तो जी इसने कहा जी कि 67 इसकी अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी। इसने क्या बताई हमें? डोमेन अथॉरिटी। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट, अथॉरिटी का मतलब है पावर। तो मुझे बताएं डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? वेबसाइट की पावर। यानी मोज के मुताबिक इस वेबसाइट की पावर 67 है। अच्छा, अब ये कम से कम कितनी होती है पावर? 0। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 100। और यहाँ पे ख्याल क्या रखना है हमने कि जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ वही वेबसाइटें नोट करेंगे जिनकी पावर, मोज के मुताबिक पावर कम से कम 20 होगी। 20 से नीचे वाली हमने छोड़ देनी है, उन्हें इग्नोर कर देना। इसका मतलब ये होगा डीए। डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, कम से कम कितना होना चाहिए? 20। 20 या 20 से ऊपर होगा तो साइट ठीक है, वरना साइट नहीं, 20 को छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको 20 बता रहा हूँ ना, ये जनरल रूल है। अक्सर क्लाइंट्स को ये साइटें पसंद आ जाती हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कहते हैं जी कि हमें ऐसी साइटें दें जिनका डीए 50 से ऊपर हो। इस तरह अभी मैं जो बात कर रहा था, डब्ल्यूपीएस ऑफिस वाला जो क्लाइंट है, इसने मुझे क्या कहा जी कि मुझे साइटें सारी वो देनी है आपने जिसका डीए 60 प्लस हो, 60 से ऊपर हो। अब मैंने अभी तमाम साइटों को यानी कि पूरी छांटी की सबकी, और सब में से मैंने वो साइटें निकाली जिनका डीए 50 प्लस 60 प्लस था। वो निकाल के मैंने 200 साइटें सेंड की उसको। उसमें से उसने 40 साइटें सेलेक्ट कर ली। तो होता ये है कि हमें बाज़ का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। बाज़ का क्लाइंट कहते हैं कि डीए 15 भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन जनरल रूल क्या है? एक जनरल रूल ये है कि डीए अगर 20 हो या 20 से ज़्यादा हो तो अक्सर क्लाइंट्स को ये साइटें पसंद आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, डीए चेक करने का तरीका एक तो ये हो गया, मोज पे अकाउंट बनाया, उस पे यहाँ लिंक पेस्ट किया, उसका डीए आपने अथॉरिटी चेक कर ली। अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर फर्ज करें आपका अकाउंट नहीं बन रहा, तो मैंने आपसे कहा कि 70 to 80% लोगों का अकाउंट बन जाएगा और 20 to 30% लोगों का अकाउंट नहीं बनेगा। वो कल आके कहेंगे सर हमारा तो अकाउंट ही नहीं बना, हमने काम नहीं किया। इसलिए पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर अकाउंट नहीं बनेगा तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करके काम करके आना, बहाना कोई नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब वो तरीका क्या है कि आपने यहाँ गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने सर्च करना है बल्क डीए चेकर। बल्क डीए चेकर जब लिख के सर्च करेंगे तो कई साइटें आपके पास आएंगी जो कि आपको बल्क में, बल्क मतलब ज्यादा ज्यादा तादाद में डीए चेक करके दे देंगे। अब देखिए जिस तरह ये है ना, ये प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट है, ये एक वक्त में 10 साइटों का डीए चेक कर देती है। मतलब 10 साइटें इकट्ठी कॉपी करें इसके अंदर और एनालाइज करें, 10 की 10 साइटों का इकट्ठा डीए आपको बता देगी, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे साइट और भी है कि स्मॉल एसईओ टूल्स, ये भी आपको 10 साइटों का इकट्ठा बता देगी। एक दिन में 500 साइटें चेक कर सकते हैं आप इसके ऊपर, फ्री में, कोई पैसे नहीं है इसके। उसके बाद ये वेबसाइट आ गई है जी, वेबसाइट एसईओ चेकर। इसमें आप एक वक्त में 3 साइटें डाल के चेक कर सकते हैं और ये आपको डीए के अलावा और भी चीजें बताती है। इनके लिंक्स
आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज आपके साथ एक शीट शेयर हो जाएगी जिसके ऊपर टाइटल होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड। जब स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी होगी ना, वहां पे लिखा होगा ना चेक डीए ऑफ द वेबसाइट्स, तो वहां के लिंक्स भी दिए होंगे कि आप इन लिंक्स पे क्लिक करके वो साइटें खोल सकते हैं। जो मैं साइटें आपको बता रहा हूँ, इनके लिंक्स वहां पे आपको बताए जाएंगे। आप सिंपल क्लिक करेंगे, वो साइट खुल जाएगी, वहां साइट डालें, उसका डीए चेक कर लें। बहरहाल मैं चेक करता हूँ इसको, वेबसाइट एसईओ चेक कर, एक वक्त में 3 साइटें चेक हो जाती हैं इसके ऊपर। मैं इसको किया जी, यहाँ पे ऐसे किया, राइट फॉरेस्ट वाले को यहाँ से मैंने डिलीट किया, और यहाँ पे रीकैप्चा को मैंने पहले यहाँ पे टिक करना है। थोड़ा टाइम इस लिहाज से लेता है क्योंकि फ्री टूल है ना ये वाला, बाय कर लेंगे तो ये टाइम बचेगा आपका। चेक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे हम, तो अब देखिएगा क्या होगा। इसने आपको बता दिया, उसका डीए बता दिया, पीए बता दिया, टीबी, क्यूबी, पीक्यूएमटी, एसएस, ओएस, एज एटसेट्रा, लंबी छोटी बातें बता दी इसने। हमारे काम की बातें सिर्फ यहाँ पे 3 है, एक है जी डीए, दूसरा है पीए और तीसरा है एसएस। ये 3, और एज भी बात काम आ जाती है। ये 3 चीजें हमारे काम की हैं। डीए से मुराद था क्या था? डोमेन अथॉरिटी। पीए से मुराद होता है पेज अथॉरिटी, ये मैं कल बताऊंगा पेज अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं मोज ने इस वेबसाइट की डीए कितना बताया था? इसने कितना बताया? एक जो कह लें कि मिसकॉन्सेप्शन है अक्सर लोगों के जहन में होती है कि मोज से चेक करेंगे तो सही वैल्यू आएगी, यहाँ चेक करेंगे तो खराब वैल्यू आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो वैल्यू आपको असली मोज ने बतानी है वही वैल्यू आपको इन्होंने बतानी, क्योंकि ये वैल्यू भी इससे पूछ के बता रहे हैं, इन्होंने बैकएंड पे मोज ही कनेक्ट किया हुआ है। इन्होंने मोज का बड़ा अकाउंट बाय किया होता है, जिसे हम एपीआई कहते हैं ना, इन्होंने मोज की एपीआई लगाई हुई है इन्होंने। उससे क्या होता है कि उसके थ्रू वो डाटा फेच करके यहाँ पे आपको शो करवा रहे होते हैं। पर जी अब ये यहाँ पे शो हो गया है 67 है, तो ये आपका एक ऑल्टरनेट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का मोज अकाउंट बनता है या नहीं बनता, कल की असाइनमेंट में ये मैटर नहीं करता। अगर मोज अकाउंट बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करके डीए फाइंड करके साइटों के वो पुट करके आ गया। अच्छा जी, अब जरा देखें, अगर आपका मोज अकाउंट बन जाता है ना, तो आपका बड़ा एक आसान काम हो जाएगा। आसान काम क्या होगा कि आपने मोज बार इंस्टॉल कर लेनी है। मोज बार, मोज बार क्या है? ये मोज की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन से मुराद ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम जब अपने गूगल क्रोम के अंदर, ये ब्राउजर है ना हमारा गूगल क्रोम, तब यहाँ हम ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स ऐड करते हैं ना, तो इनकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, क्रोम की फंक्शनैलिटी में इजाफा हो जाता है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं ये एक्सटेंशंस। अच्छा जी, अब ये जो एक्सटेंशंस हैं ये हमने कैसे ऐड करनी होती है? मैं गूगल पे जाऊंगा और गूगल पे जाके मैं आपके सामने यहाँ लिखूंगा मोज बार। मोज बार क्या है? ये मोज की एक्सटेंशन है, यानी मोज का छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको जब हम क्रोम में इंस्टॉल करेंगे तो मोज का फंक्शन इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, मोज बार मैंने जब क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर लें, ये क्रोम स्टोर के ऊपर, यहाँ मैंने जब क्लिक किया, ये आपका क्रोम का स्टोर खुल गया, और यहाँ पे आप बाकी एक्सटेंशन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपके पास आ गई है जी, रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या आएगी? ऐड टू क्रोम। इसे आपने ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले आपने ये ख्याल कर लेना कि आपका जो मोज का अकाउंट है वो बना होना चाहिए और लॉगिन हुआ होना चाहिए। अकाउंट बना हुआ है, लॉगिन हुआ है, फिर ये मोज बार काम करेगी, वरना ये मोज बार काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ये काम कर गई तो मिसाइल बड़े आपके हल हो जाएंगे। कैसे? मैंने इसको यहाँ पे जब किया ऐड टू क्रोम, तो कुछ देर बाद यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे शो ना हो तो आपने इस पे क्लिक करना है, इस फूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जिसको आप ब्लू कर देंगे ना वो शो हो जाएगी, जिसको ब्लू नहीं करेंगे वो शो नहीं होगी। अच्छा जी, अब पर मैं जिस तरह देखें ना, मैंने मोज बार को ब्लू किया हुआ है, देखिए ये ब्लू है ना, ये पिन हुई हुई है, तो यहाँ पे ये एम का आइकॉन जो है वो शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, जहां मैंने सर्च की थी ना साइडें, मैंने उस वो पेज निकाल के मैंने इस मोज बार पे क्लिक करना है। एक दफा क्लिक करें, अगर चल गया ठीक है, नहीं चला एक बार और क्लिक कर दें, और देखिए कुछ देर के बाद यहाँ कुछ तब्दीली आएगी। और तब्दीली क्या आई है कि हर वेबसाइट के नीचे एक पट्टी शो हो गई है, और उस पट्टी के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसका डीए और पीए। यानी जो हमने काम करना था, साइटों को एक एक करके कॉपी पेस्ट जाके करके चेक करना था, मसला हल हो गया। यहाँ पे जहां भी हम सर्च कर रहे हैं वहीं उसने वैल्यू बता दी है, यहीं से हम पहचान देंगे इसका डीए 67 है, इस पर डालना चाहिए कि डालना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि डीए कम से कम 20 होना चाहिए।
अच्छा मुझे बताएं ये साइड में लिस्ट में डालूंगा ना डालू, क्योंकि सर डीए कितना है 68, 20 से ऊपर ही है ना, ये भी कामयाब होगी साइड। और उसके बाद ये वाली साइड, ये जनरल है वैसे तो, लेकिन ये चूंकि डीए इसका 20 प्लस है तो ठीक है इसको भी डालें, लेकिन इसको हम हेल्थ वाली शीट में नहीं डालेंगे, इसको जनरल वाली शीट अलग बना लेंगे, उसमें डाल देंगे इसको, ताकि डाटा हमारा अलग अलग होता रहे, शुरू में प्योर साइटें अलग हो जाए और जनरल साइटें हमारी अलग सेव हो जाए। ओके, उसके बाद 32 डीए ऐड, इसको शामिल करेंगे ना करें, 64, 43, 62, 54, 91, नो, ये ज्यादा ही हाई है, ठीक है ना। ये ज्यादा हाई होने के मसला क्या है, ये वो साइड जिनका डीए 80 प्लस होता है, जिनका डीए 80 प्लस होता है, ट्रैफिक उनकी मिलियंस में होती है, ऐसी साइटें कहलाती हैं प्रीमियम साइट्स। ये साइटें प्रीमियम कैटेगरी की साइटें कहलाती हैं, जिनका डीए 80 प्लस होगा और ट्रैफिक क्या होगी, मिलियंस में होगी, लाखों में होगी ट्रैफिक। ऐसी साइटें क्या होती है, प्रीमियम साइट। इनका मसला क्या है कि इनको मेल करते हैं ना, इनसे कहते हैं मैंने गैस पोस्ट लगवानी है, आप जवाब नहीं देते आप, तो डाटा कलेक्ट करने में, मेले निकालने में, मेले करने में टाइम वेस्ट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ ही देंगे पहले। स्टार्टिंग में हमने ऐसी किसी साइड को अप्रोच नहीं करना, हमने सिर्फ उन्हीं साइडों को अप्रोच करना जिनका डीए क्या होगा 80 से 80 या 80 से कम होगा, नहीं 20 से लेके 80 के दरमियान होगा, उनको अप्रोच करना है। 80 से अबव वालों को अप्रोच हमने नहीं करना। 80 से अबव वालों को अप्रोच हम कब करेंगे, ये बाद में करेंगे, और इसका तरीका क्या होता है, तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है इसका। वो तरीका क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर में कहीं टाइम मिलेगा मैं लाजिम बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में आपने ये काम नहीं करना। 80 से नीचे नीचे वाली जो साइटें हैं उन्हीं को अप्रोच करना है, ऊपर वाली साइटों को अप्रोच नहीं करना। ओके जी, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमने डीए की बेस पे साइटों की फिल्ट्रेशन कर ली है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि डीए सबसे पुराना टूल है, और इसका मसला ये है डीए का, ये जो मोज है, इसका मसला ये कि इसने वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं है इसने। अब जो बंदा अपने आप को बदलता नहीं वक्त के साथ साथ, वो फिर आगे कहीं ना कहीं नाकाम हो जाता है। अब यही मसाइल हो रहे हैं मोज के साथ, कि मोज को लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया। कैसे कि वेबसाइट की असल पावर कम होती है, एक्चुअल पावर उसकी कम होती है, लेकिन वो मोज को इस तरह धोखा देते हैं कि मोज के मुताबिक उसकी पावर ज्यादा शो हो रही होती है। मोज कह रहा है इसकी पावर 70 है, लेकिन असल पावर उसकी 10 होती है। ये धोखा कैसे देते हैं, ये अलग टॉपिक है, अलग चीजें सारी हैं, लेकिन ये है कि मोज को लोग धोखा देना शुरू हो गए। इस वजह से सिर्फ अकेले मोज पे रिलाई करके ये कह देना कि साइट अच्छी है, ये बुरी है, ये सूटेबल चीज नहीं है, हमें कोई और टूल भी इसमें डालना पड़ेगा। अब जो मशहूर टूल्स हैं जो ज़्यादा कॉमन है, उसमें मोज के बाद AHREFS है, एहरफ्स, उसके बाद SEMrush है, उसके बाद ऊपर सजेस्ट है, सिमिलर वेब है, इसके अलावा मैजेस्टिक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मोज ही था, ठीक है ना। टूल्स और आ गए हैं, लेकिन अब जो मेन टूल हमने इस्तेमाल करने हैं, या जो हमें पता होने चाहिए, बाकी भी पता होने चाहिए, लेकिन जो मेन टूल्स 3 हैं वो कौन कौन से हैं, मोज, एरफ्स और सैमरश। अगर ये 3 टूल्स आपको पता है तो आप हर तरह के क्लाइंट के साथ डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि 80 to 90% जो क्लाइंट्स हैं इन्हीं तीनों में से किसी टूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो सिमिलर वेब है, ऊपर से जेस्ट है, इस तरह के टूल मैजेस्टिक है, इसको बड़े कम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोग किसको फॉलो करते हैं, या तो मोस को, या एहरफ्स को, या सैमरस को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा हम कैसा करेंगे, जो AHRE वाली जो बात है वो कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लग रहा है मुझे, वो कल करेंगे। आज हम सिर्फ बात कर लेते हैं सैमरस वाली। सैमरस कह लें या SCM रश कह लें, दोनों नाम इसके चलते हैं। अब सैमरस जो है ना, ये भी टूल है जो हमें वेबसाइट के स्टैट्स बताएगा। अब सेमरस का मसला ये है कि जब उस पर अकाउंट बनाते हैं ना, वो सिर्फ आपको ओवरऑल टोटल 10 साइटें चेक करने की परमिशन देता है। हमने तो ज्यादा चेक करनी है, तो या तो बाय करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। इसका और तरीका क्या है कि सेमरस वालों ने एक एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है जिसका नाम है SEO क्वेक। ये भी आपको वहीं से मिलेगी, गूगल पर सर्च करेंगे ना SEO क्वेक, इसका लिंक मैं शीट में पुट किया हुआ मैंने, जब शीट आपको दी जाएगी ना तो वहां पे पुट किया हुआ। तो इसका नाम क्या है, एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक के नाम की ये एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, उसको आपने ऑन कर लेना। जब इसे आप ऑन करेंगे ना तो ये क्या करेगी, देखिए इसने आपको एक तो बताया एएस। एएस का मतलब है अथॉरिटी स्कोर। एएस का मतलब क्या है,
अथॉरिटी स्कोर, डोमेन अथॉरिटी कह लें या अथॉरिटी स्कोर कह लें, दोनों का मतलब एक ही है, क्या? पावर, डोमेन की, वेबसाइट की पावर। अब देखें मोज के मुताबिक इसकी पावर कितनी है? 67, लेकिन सेमरश कहता है इसकी पावर कितनी है? 37, 30 का फर्क आ रहा है। ये बात समझ है ना? अच्छा बगल हमने क्या करना है, हमने सेमरश की इस पावर को फिलहाल नोट नहीं करना, हमने सेमरश की जो चीज नोट करनी है वो ये वाली होगी, ये वाली विजिट्स। विजिट से मुराद है ट्रैफिक, यानी इसकी ट्रैफिक यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, इसे ट्रैफिक यहाँ पे जो नजर आ रही है कितनी है? 10.7 के, 10.7 के, यानी कि 10,700, ठीक है ना? अब ये ट्रैफिक है इसकी, नीचे वाली साइड की ट्रैफिक क्या है? इसकी ट्रैफिक है 542 के, 5,42,000 पर मंथ लोग इसको विजिट कर रहे हैं। इसके नीचे वाली की ट्रैफिक कितनी है? 4.68 के, तकरीबन 4,500, तकरीबन 10,000 ट्रैफिक है, तकरीबन 10,000 ट्रैफिक है। ये 921 के, यानी कि 9,21,000 ये ट्रैफिक यहाँ पे शो हो रही है। हमने क्या करना है अब यहाँ पे, हमने एएस को नहीं नोट करना, सेमरस का हमने एएस नोट नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसकी ट्रैफिक नोट करनी है। और ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1,000, कम से कम 1000। डीए अगर कम से कम 20 है तो ट्रैफिक कम से कम 1,000 है, तो ये साइट इन दोनों के मुताबिक ठीक है। अब तीसरा एक टूल रह जाएगा जो है AHREF, वो मैं कल बताऊंगा आपको कि उसको हमने किस तरह चेक करना है। लेकिन फिलहाल आपने जो कल साइटें कलेक्ट करनी है ना, जो आपका काम है वो ये है कि आपने घर जाना है, राइट फॉर अस हेल्थ लिखना है, आपके पास साइटें आ जाएंगी। 30 साइटें हेल्थ की निकालना, राइट फॉर अस फैशन 30 साइटें फैशन की निकालना, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी 30 साइटें टेक्नोलॉजी की निकालना, राइट फॉर अस आगे क्या कुछ भी लगा लें, ट्रैवल लगा लें, होम इंप्रूवमेंट लगा लें, बिजनेस निकाल लें, एजुकेशन लगा लें। तो किसी भी कैटेगरी की, किसी भी 3 कैटेगरीज की आपने 30-30 साइटें कलेक्ट करके लानी है, कोई सी 3 कैटेगरीज की, कोई सी 3 आपकी मर्जी की है। कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं उसका आइडिया यहां से आप देख सकते हैं, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फैशन, हेल्थ, लाइफ, टेक, ये मेन मेन कैटेगरीज है। इनमें से कोई सी 3 कैटेगरीज, अल्टीमेटली हमने हर कैटेगरी को टच करना है। लेकिन कल के लिए आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने कोई सी 3 कैटेगरीज की 30-30 साइटें, यानी टोटल आपके पास 90 साइट्स होनी चाहिए, 90 साइट्स आपने कल कलेक्ट करके लानी है। ओके, ये 90 साइट्स आपके पास हो जाएंगी और उन 90 साइटों का क्या होना चाहिए? साथ डीए भी मेंशन होना चाहिए, उनके साथ ट्रैफिक भी मेंशन होनी चाहिए। और डीए कम से कम कितना हो? 20, और ट्रैफिक कम से कम कितनी हो? 1,000। ठीक है जी। उसके बाद कल फिर हम देखेंगे कि उनका डीआर हमने किस तरह चेक करना। अच्छा, अब यहाँ जो मसला है छोटा सा, मैं भी बताता हूँ कि शीट में हमने किस तरह ऐड करना है उसको। यहाँ छोटा सा जो मसला है वो ये है जी कि जब सब लोग राइट फॉर अस हेल्थ लिख के सर्च करेंगे तो सबके सामने साइटें सेम ही आ जाएंगी, हर बंदे के पास सेम सेम साइटें होंगी, सबका डाटा आपस में मैच कर जाएगा, फायदा कोई नहीं होगा, इसका नुकसान होगा उल्टा। हमने कोशिश करनी है कि हर बंदे के पास साइटें डिफरेंट डिफरेंट आए। वो कैसी आएंगी? जब हम इस सर्च कीवर्ड को चेंज करते हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब देखें, फिर अभी फिलहाल टॉप पे कौन सी है? द हेल्थ केयर ब्लॉग। नंबर 2 पे कौन है? रेडी हेल्थ। नंबर 3 पे कौन है? गेट न्यूज 360। हम यहाँ लिख देंगे राइट फॉर अस हेल्थ एंड फिटनेस। साइडें चेंज होगी। अच्छा, राइट फॉर अस मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ राइट फॉर अस हेल्थ एंड फूड, हेल्थ एंड डाइट लिख ले, साइडें फिर चेंज हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कीवर्ड बदलते रहेंगे तो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो बदलते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस तरफ अभी आ रहा हूँ। देखिए राइट फॉर अस, पहली बात राइट फॉर अस लिख क्यों रहे हैं? राइट फॉर अस इसलिए लिख रहे हैं कि जिस भी वेबसाइट पे राइट फॉर अस का पेज होता है ना, इस बात की निशानी है कि वो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। मैंने भी आपसे शुरू में कहा था कि हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, अगर इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड मौजूद हो किसी वेबसाइट के अंदर तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट इजीली गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसे मनाना नहीं पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी लेकिन उसको गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा। कौन से 3 कीवर्ड्स हैं? राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट और कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट। आप क्या कर सकते हैं? राइट फॉर अस हेल्थ, उसके बाद
सबमिट अ गेस्ट पोस्ट आगे क्या लिख दें, हेल्थ। उसके बाद कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट आगे क्या लिख दें, हेल्थ। तीनों सूरतों में रिजल्ट्स क्या आएंगे आपके पास, डिफरेंट आएंगे। अच्छा, अब ये तो तीन हो गए, आप तो सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। अब क्या करें, तो देखिए आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, आप में से कौन कौन से लोग चैट जीपीटी को जानते हैं, ओके, और किन लोगों ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया हुआ है, यूज किया हुआ है। चलिए ये तो अच्छी बात है, ऑलमोस्ट 50% लोग हैं। चैट जीपीटी आपके पास आपको पता होना चाहिए कि एआई टूल है जिससे हम काफी फायदा उठा सकते हैं, और इससे हम फायदा यहाँ भी उठाएंगे। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ग्रुप ए में ये बताया था कि मैंने कहा जी, मैंने चैट जीपीटी से कहा कि राइट 100 कैटेगरीज रिलेटेड टू हेल्थ, कि मुझे हेल्थ से मुतालिक 100 कैटेगरी लिख के दे दो। उसने पूरी लाइन लगा दी है, पूरी 100 बताई है मुझे। और देखिए इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, स्लीप, वेट मैनेजमेंट एटसेट्रा, बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है। डेंटल हेल्थ है, आई हेल्थ है, स्किन केयर है, इम्यून सिस्टम है, बोन हेल्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या कर सकते हैं, राइट फॉर अस आगे क्या लिखें, न्यूट्रिशन। राइट फॉर अस आगे क्या लिखें, एक्सरसाइज। राइट फॉर अस मेंटल हेल्थ। राइट फॉर अस स्लीप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर 100 इसने कीवर्ड्स बताए हैं आपको, तो आपके पास कितनी ऑप्शंस होगी, 100 नहीं, आपके पास 300 ऑप्शंस में नहीं है। पहले सबके साथ शुरू में लगाएं राइट फॉर अस, 100 हो गए। फिर सबके साथ शुरू में लगाएं कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, 200 हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, देखिए ना, राइट फॉर अस न्यूट्रिशन एक कीवर्ड, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट न्यूट्रिशन दो कीवर्ड, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट आगे लिखे न्यूट्रिशन, कितने कीवर्ड हो गए, तीन कीवर्ड। यानी अगर आपको एक वर्ड पता है, एक टर्म पता है, तो शुरू में जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स समझ लिया ना, जो शुरू में लगता है, राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट, उसको बदल के आप एक कीवर्ड के तीन बना सकते हैं। तो ये आपके पास 300 कीवर्ड्स की ऑप्शंस हैं। आप जब डिफरेंट कीवर्ड लगाएंगे तो डेफिनेट रिजल्ट्स भी आपके पास क्या आएंगे, वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है जी। चैट जीपीटी में करना कैसे, आपने आपने न्यूज चैट पे क्लिक करना होता है। न्यूज चैट में जब क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ देखें सेंड मैसेज की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आप उसे लिखते हैं कि राइट 100 कैटेगरीज रिलेटेड टू हेल्थ। जब इसको एंटर दबाएंगे तो ये आपको 100 कैटेगरीज लिख के दे देगा, उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा कैटेगरी के हवाले से आइडिया हो गया। अब हमने अब राइट फॉर अस लिख के, ये सारी कैटेगरी लिख के हमने ये सारी सर्च करनी है, तो प्योर प्योर होंगी उनको हमने डालना है लिस्ट के अंदर। लिस्ट कैसे डालना है, देखिए फर्ज करें ये साइट मुझे पसंद आ गई है, इसकी ट्रैफिक भी 1000 से ऊपर है, डीए भी 50 प्लस 20 प्लस है। मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस, और अपनी शीट खोलूंगा, जो गूगल शीट होती है, उसका टाइटल क्या रखा हुआ है, टाइटल मैंने रखा हुआ है वेंडर साइट्स टू आउटरीच। तो ये वो वेंडर साइटें हैं जिनको मैंने आउटरीच करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो शीट है ये कैसे बनाई जाती है, अभी जुनेद साहब ने यहाँ आपको बता दिया है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कल इसके बारे में एक सेपरेट जो है इंस्ट्रक्शन हो देंगे, जिन लोगों को नहीं ना पता, तो क्लास शुरू होने से पहले तकरीबन 6:30 बजे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 6:30 से 7 आधे घंटे में उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ अटैच करके मीटिंग स्टार्ट करके आपको इस बारे में गाइड कर देंगे कि आपने शीट कैसे बनानी है। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा कि डीए वेबसाइट, पहला कॉलम क्या हो गया, वेबसाइट्स, अगला कॉलम डीए, अगला कॉलम डीआर, डीआर पता चलेगा हमें एhref से, वो बात कल की है। अगला कॉलम क्या हो गया, ट्रैफिक। हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे वो लिंक जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पे आके उसे करेंगे पेस्ट, वो साइड आ गई यहाँ पे। आगे से राइट फॉर अस वाला चाहे हटा दें यहाँ से, ऐसे कर लें इसको। इसका डीए कितना था, इसका डीए कितना था, 70 था मेरे ख्याल में, शायद डीए शायद ये 71 इसका डीए जी, और 28.1 के ट्रैफिक है। 71 इसका डीए है, और 28.1 के इसकी ट्रैफिक है। ये क्या हुआ जी, 28 आना। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद बस बात हमारी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, टॉपिक को लेक्चर को खत्म कर लेंगे।
ओके जी, अब ये जो शीट है आपकी देखिए आपने करना ये है, एक ही शीट के अंदर आपने अगर आप ये नीचे देखें, जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपको शायद ये नज़र ना आ रहा हो। लास्ट में ये एक बटन बने हुए हैं, हेल्थ का बटन बनाया मैंने, जनरल है, टेक है, फैशन है। एक ही स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास ये टैब्स बने हुए हैं, ठीक है ना? आप खड़े होकर थोड़ा-सा देख सकते हैं क्योंकि मैं उसको वैसे तो उठा के दिखा नहीं सकता यहाँ से। तो ये नीचे ये जो टैब्स बने हुए हैं ये वाले, तो आपने क्या करना है, एक ही शीट के अंदर ये टैब्स क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करेंगे आप? प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और जिस कैटेगरी का नाम रखना चाहते हैं, फर्ज़ करें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जी, लेट्स सपोज़ ट्रैवल, मैंने ट्रैवल का टैब बना दिया। अब हेल्थ की सारी साइटें मैं यहाँ डालूँगा इस टैब के अंदर, ट्रैवल वाली सारी साइटें ट्रैवल वाले टैब के अंदर, जनरल वाली जो निकलेंगी बीच में, क्योंकि हम तो प्योर तलाश कर रहे हैं ना, जनरल बीच में खुद ही आ जाएगी। जब जनरल बीच में आई जा रही है ना, अगर हमारे मेयार पे पूरा उतर रही है, तो उठाएँगे कहाँ डाल देंगे? जनरल वाले टैब। और जो आगे हमारी टेक वाली होगी वो टेक में डाल देंगे, फैशन वाली फैशन में डाल देंगे। तो आपने इस तरीके से कम से कम 3 कैटेगरीज़ की 30-30 साइटें आपने कल शीट में डाल के लानी है, जिनका डीए कम से कम 20 होगा और जिनकी ट्रैफिक कम से कम 1000। ये आपकी कल की असाइनमेंट है। कल जब ये काम आप कर लेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि आपने डीआर कैसे फाइंड करना है, उसके बाद मैं बताऊँगा उनके कॉन्टेक्स्ट कैसे फाइंड करने हैं, फिर हमने उनसे राब्ता कैसे करना है, क्या चीज़ें उनसे पूछनी है हमने और बार्गेनिंग कैसे करनी है। सारी बातें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। ठीक है जी? तो अभी ये है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैसेज के ढेर लग गए हैं। डीए कितना होना चाहिए जी? कितना होना चाहिए डीए? मैंने बताया कम से कम 20 होना चाहिए। अच्छा उसके बाद एक्सेल पे पीए की मैंने बात नहीं बताई अभी आपको। पीए पे बात कल करनी है हमने। डीआर के साथ कल पीए पे और स्पैम स्कोर पे बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी यहाँ पे अगली बात है जी यहाँ पे कि एक्सेल पर कर सकते हैं, एक्सेल पे कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है एक्सेल का कि एक्सेल जो होता है वो ऑफलाइन होता है ना, उससे वैसे ऑनलाइन वर्जन भी है एक्सेल का। तो गूगल शीट का फायदा ये होता है कि आपके पास ये ऑनलाइन डाटा सेव हो रहा होता है, आपको सेव करना नहीं पड़ता। अगर आपका नेट ऑन है तो डाटा आपका ऑनलाइन सेव हो रहा है और जहां मर्जी बैठ के मोबाइल के अंदर आपने ऐप इंस्टॉल की हो गूगल शीट्स की, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अक्सर हम कहीं टूर्स वगैरह पे गए होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, कोई एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा डाटा हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। कहीं भी क्लाइंट की इंक्वायरी आती है, हम वहीं से शीट निकालते हैं, साइड कॉपी करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गूगल शीट का फ़ायदा ये है कि आपके लिए ज़रा एक्सेसिबल होगा हर जगह आपके पास मौजूद होगा। एक्सेल का नुकसान ये क्या है कि वो सिर्फ़ लैपटॉप के अंदर ही मौजूद होगा, आपके मोबाइल के अंदर उसकी एक्सेस नहीं होगी। अच्छा जी, एक्सेल में भी कर सकते हैं, वो कैसे नोट करेंगे फिर? किसकी बात करें, कैसे नोट करेंगे? वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ हुई तो वो जनरल होगी जस्ट एक कैटेगरी की निche साइट। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के पेज बने हुए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी मतलब हेल्थ, टेक, बिज़नेस, फाइनेंस ये सारे मुख्तलिफ हैं, तो ये जनरल साइट कहलाएगी ना। लेकिन अगर हेल्थ से मुतल्लिका ही कैटेगरीज़ हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, वेट लॉस ये सारे हेल्थ से मुतल्लिक हैं। तो इसे क्या बोलेंगे ये कौन-सी साइट है? ये प्योर हेल्थ की साइट है। तो अगर एक ही कैटेगरी से मुतल्लिक पेजेस बने हुए हैं सारे, तो वो प्योर निश की साइट है। अगर मुख्तलिफ कैटेगरी के पेजेस बने हुए हैं, तो वो क्या होगी? वो जनरल साइट होगी। अच्छा जी, जनरल साइट्स हैव मिक्स्ड आर्टिकल्स व्हाइल स्पेसिफिक है सिंगल बिल्कुल ऐसी है। गूगल शीट्स में ही वर्क करना ज़रूरी क्यों? मैंने बता दिया जी। हम जब हम शीट नहीं बनाएँगे तो वेबसाइट की डिटेल्स कैसे मेंशन करनी है? देखिए शीट वैसे मैंने आपको बता दिया है कैसे बनानी है आपने, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल शीट में वैसे थोड़ा-सा शॉर्टली आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने मेरा ख़्याल है बंद कर दिया उसको। ओके। नहीं, इसको करना ही होता है आपने कि आपने अपनी गूगल ड्राइव खोलनी है। गूगल ड्राइव कहाँ से खोलनी है ये भी बता दूँ मैं। गूगल जी, गूगल ये जब खोलेंगे ना तो यहाँ देखिए 9 डॉट्स बने हुए हैं। इन 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर आपको गूगल का अकाउंट यहाँ लगा हुआ है जीमेल का अकाउंट तो यहाँ पे आपने देखिएगा आपके पास ऑप्शन आएगी ड्राइव की, ये ड्राइव है। इस पे आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइव खुल जाएगी। गूगल ड्राइव क्या चीज़ होती है? जिस तरह आपके लैपटॉप के अंदर, आपके पीसी के अंदर स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क लगी होती है, इस तरह ऑनलाइन स्टोरेज के लिए आपके पास ये ड्राइव है। इसको आपने क्या करना है जी यहाँ पे, इसके अंदर आपने फ़ोल्डर्स यहाँ बनाए होते हैं, ठीक है जी? इसके अंदर आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके चलो भई, ये लोड ही हो रहा है पेज अभी तो।
अभी लोडिंग प्रोसेस में है। दे जी, अब यहाँ न्यू फोल्डर बनाना है, नई शीट आपने बनानी है, तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू गूगल शीट, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की शीट आपके सामने खुल जाएगी। इस शीट का आपने यहाँ पे क्लिक करके जो नाम आप रखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप शीट बना लें, बाकी डाटा उसके अंदर ऐड कर लें। यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी चीज़ लिखेंगे, फर्ज करें मैं एबीसी लिखता हूँ यहाँ पे, तो एबीसी यहाँ लिखा जाएगा। तो जिस सेल पे क्लिक करेंगे उस पे लिखने की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। तो ये ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। डाटा फिलहाल आप अरेंज करें, बाकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो कल आपको जुनैद साहब इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अच्छा जी, हम पहले वेंडर से राब्ता करना होगा या पहले, ये बात कल भी होती है, किससे राब्ता पहले करना है हमने? वेंडर से करना है पहले। क्या हम भी कल असाइनमेंट सबमिट कराएँगे? जी, बिल्कुल करवाएँगे जी, सबके लिए सेम रूल है। आज और कल का लेक्चर अपलोड करवा दीजिएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हो जाएगा जी। हर साइट के साथ जो डीए ट्रैफिक शो हो रही है वो आप काइंडली दोबारा बता दे सकते हैं कि कैसे आएगा? देखिए, आपने मोज़ की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसको ऑन किया था तो डीए शो हो गया। आपने एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन इंस्टॉल की, उसको ऑन किया तो यहाँ पे ट्रैफिक शो हो गई। लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे ना तो यह ट्रैफिक शो नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं, इस जगह याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, कनेक्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ले जाएगा सेमरश पे, कि अपना सेमरश का अकाउंट बना के कनेक्ट करें। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 1-2 मिनट का प्रोसेस होगा। आप अकाउंट बना के उसे कनेक्ट कर लेंगे, ये ट्रैफिक आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन है ये आपको ट्रैफिक बताएगी, और जो मोज की एक्सटेंशन है ये आपको डीए बताएगी। लें जी, मोज समझ नहीं आ रहा, मोज में क्या समझ नहीं आ रहा मुझसे आप पूछ सकती हैं दोबारा से। हमने वेबसाइट का लिंक कॉपी करके फिर उसे आगे उसी ट्रैफिक और डोमेन अथॉरिटी मेंशन करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके वेबसाइट का नाम कॉपी करें और पेस्ट करके उसके बाद उसके आगे उसके सामने उसका डीए और उसकी ट्रैफिक मेंशन कर दें। जी शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। काइंडली शेयर एसईओ टूल साइट्स एज़ सून एज़, या शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ज़हीर साहब हैं या जुनैद साहब तो चलेंगे, आई थिंक सो। तो या रसूलुल्लाह साहब हैं, तो काइंडली ज़रा ये शीट शेयर कर दें इनके साथ। जो स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली शीट है वो शेयर कर दें, ठीक है? डीए एक्सप्लेन कर दें। डीए का मतलब क्या था जी? डोमेन का मतलब था वेबसाइट, अथॉरिटी का मतलब था पावर, तो क्या हो गया वेबसाइट की पावर। डीए का मतलब वेबसाइट की पावर। वेंडर से अगर हम पहले रब्ता करेंगे तो वो फ़ौरन पोस्ट मांगेगा लगवाने के लिए, ऐसा नहीं होता जी। वेंडर हमसे उस टाइम डील कर लेते हैं, उसे भी पता होता है कि हम फ्रीलांसर हैं, हम फ़ौरन उसे आर्टिकल नहीं देंगे। जब क्लाइंट हमारे पास आता है, कई साइटें मेरे पास ऐसी हैं जिनके साथ मैंने 2016 में डील की थी, 17 में डील की थी, लेकिन आज तक उन पे मैंने आर्टिकल नहीं लगवाया। ऐसा भी होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आर्टिकल फ़ौरन प्रोवाइड करना है आपने, आर्टिकल बाद में प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा जी। जी, लेक्चर इंशाल्लाह आज ये भी अपलोड हो जाएगा, कुछ देर तक अपलोड कर देंगे इसको। लेक्चर खत्म होते साथ ही मैं अपलोडिंग करवा दूँगा। जी, यहाँ से सवाल किसी का जो ऑफलाइन। जी, जी। ये काम फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होंगी। साइटें सारी खुल जाएँगी, मोज़ भी खुल जाएगा, एसयू क्वेक की जो वो आगे सैमरश है वो भी खुल जाएगा। साइटें सारी खुल जाएँगी, लेकिन जो एक्सटेंशंस हैं वो तो पीसी के लिए बनी है ना, तो वो यहाँ पीसी पे ही ओपन होंगी वो। जी। हुँ। जी, ये जब आप मोज़ पे अकाउंट बनाएँगे तो ये आपसे फ़ॉर्मेलिटी सिर्फ़ पूरी करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ माँगते हैं, जो मर्ज़ी पुट कर दें इसके अंदर, कंपनी का नाम जो मर्ज़ी पुट कर दें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो मर्ज़ी पुट कर दें, अकाउंट बन जाएगा। 1 टू 10 कर दें, इनफ है। हाँ जी। लेवल ऑफ लेवल ऑफ एसईओ? ये कुछ और होगा। ऑप्शन क्या आ रही है? कुछ भी सिलेक्ट कर लें, वो मसला नहीं है। वो वहाँ से पूछेंगे नहीं आपसे, ना ही आपको कोई सज़ा देंगे गलत गलत बयानी करने पे। जी, इसके अलावा। जी, 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 बस फ़ॉर्मेलिटी है, वो पूरी करनी है आपको बस। फ्री वीपीएन एक्सटेंशन है, ज़ेनमेट के नाम से एक्सटेंशन है, वो ठीक चलती है। ज़ेनमेट, ज़ेनमेटे, ज़ेनमेट के नाम से एक्सटेंशन है, वो इंस्टॉल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक काम आपका बेहतर हो जाएगा। जी, जी। आपका क्वेश्चन था।
हुँ। नहीं, नहीं उसमें होता है ज़रा सुन लें जी, जो मोज़ बार है मैंने आपसे कहा था कि मोज़ बार चलाने के लिए मतलब ये पट्टी आपको तब शो होगी जब आपने सबसे पहले क्या करना है मोज़ का अकाउंट बनाना है, उससे लॉगिन करना है। पहली शर्त ये है। नंबर 2 आपने मोज़ बार इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपने ये जो मोज़ बार का बटन बना हुआ है ना ये वाला, एम लिखा हुआ है व्हाइट कलर का, इस पे आपने क्लिक करना है। बाज़ बाद एक बार क्लिक करने से ये शो हो जाता है, बाज़ का आप 2 बार क्लिक करते हैं तो फिर थोड़ा-सा वेट होता है। पहले यहाँ जगह बनती है, खाली जगह बनती है, फिर ये पट्टी बीच में आती है। तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है उसके लिए आपको, तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, इसके बाद बस ये आखिरी 1-2 सवाल लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। एम शो नहीं हो रहा मेरा, तो मैंने आपको बताया था जी यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ फुल पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपका जो माउस बार है ये ब्लू होना चाहिए पिन, ये पिन जो है ब्लू होनी चाहिए। अगर इसे आप अनपिन कर देंगे तो गायब हो जाएगा ऊपर से, पिन करेंगे तो शो हो जाएगा। तो ये मैंने बात आपको बताई भी है। मोबाइल पे ये वर्क नहीं होगा, मोबाइल पे वर्क हो सकता है सारा काम हो सकता है लेकिन स्पीड आपकी स्लो होगी ज़रा, मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी ना, लैपटॉप पे ज़रा स्पीड तेज़ होती है आपकी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज के लिए अलाउ करते हैं ताकि हम एक दूसरे की हेल्प भी कर ले सकें। जी, आज कर देंगे इंशाल्लाह आपको। मोस्ट अकाउंट नहीं बन रहा, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा है जी, अगर नहीं बन रहा तो मुझे आपने ये नहीं बनाना कि नहीं बन रहा। आपने उसका जो ऑल्टरनेट बताया है, आपने खुद ही वहाँ चले जाना है और वहाँ जाके डीए चेक कर लें। और अगर नहीं बन रहा तो एक ट्राई और मार ले, वो जो वीपीएन का मैंने बताया, वीपीएन लगा के एक ट्राई और कर लें। ज़ेनमेट, ZENMAT। मोस्ट वर्क ना करे तो क्या करना है? मैंने बताया कि नहीं बताया इसके बारे में? ये सारे क्वेश्चंस वही है जो मैं सारी बातें पहले बता चुका हूँ, तो गाइस इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है आपने। ग्रुप ए में ऑनलाइन क्लासेस नहीं है जी, ग्रुप ए में सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन नहीं है उसके अंदर। ओके जी, बाकी क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया सबका, अल्लाह हाफिज़।